ये देख तो सबको रहा है ना, ये पीछे चश्मे वाली दिख रहा है तुझे? ठीक। पहली बार तुम लोगों को फॉर्मेट का अंदाजा है कितने सवाल आते हैं? एमसीक्यू कितने, इसमें कितने एमसीक्यू पे जाके रुकेगा ये? 16 एमसीक्यूज हैं और टोटल सवाल कितने कुल? 33। तुम्हें फिलहाल पेपर अपने पास इसलिए रखने की तुम्हें वहां से पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तुम सिर्फ यहाँ ना देखो, तुम वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह देखते रहो। टिक विक किसी को कुछ नहीं लगाना है, बस कोशिश करनी है यहाँ पे जवाब देने की। ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया, घर जाके बिना देखे अपने आप ही करेंगे, सीधी सीधी कहानी। ठीक है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि फिलहाल मैं बोलता ही रहूंगा तो फिर समझा नहीं पाऊंगा ज्यादा, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। देखें भाई, पहला सवाल, नेम द आईयूपैक सिस्टम। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बेनिफिट और मिलेगा कि तुम चैप्टर रिवाइज कर लो घर जाके। कि मान लो ये वाला सवाल आया, ये उस चैप्टर से आता है, मैं तुम्हें कह दिया कि वाला टॉपिक तुम्हें नहीं आता तो घर जाके पढ़ो तो पढ़ना, वो सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन करने का। देखना, सबसे पहली काम कीजिए, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड एज पर आईयूपैक सिस्टम। इसका नाम बताना अपन लोगों को। इसमें लॉन्ग कार्बन की चेन दिख रही सब लोगों को, 1 2 3 4, ये वाला 5 लॉन्ग कार्बन की चेन में अगर नंबरिंग करी जाए, नंबरिंग कहाँ से करेक्ट है, आगे से होगी कि पीछे से होगी नंबरिंग, बस ये सवाल है। क्योंकि हम लोग सबसे प्रेफरेंस किसकी देते हैं? डबल बॉन्ड की। तो अगर नंबरिंग करी जाएगी तो सीधी सीधी बात ये कि हम लोग जब इसमें नंबरिंग सेट करेंगे तब अपने पास में पीछे से नंबरिंग करने पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है भाई। चौथे पे और तीसरे पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल है, यानी कि 3 पदिक मिथाइल है, 2 मिथाइल 4 पर 4 हो गए टोटल 12 मिथाइल, और पेंट 2 पर लग जाएगा 8 किसी दिन सुन लेगा मुझसे बड़े तरह से, हद हो गई है यार। मम्मी यार इसे भगा दो नहीं तो हम ठीक है भाई। अगला ध्यान से देखें, ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट गिव ग्लूकोज। ग्लूकोज में से किसको हाइड्रोलाइज करने पे मिलता है? लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज या फिर क्या चीज? स्टार्च। तुम्हें टिक किसी पे नहीं लगाना है, बस तुम्हें ध्यान से मेरे साथ आगे बढ़ते रहना। घर जाके दोबारा आज बैठकर करना, 1 आध घंटे में हो जाएगा। जितना मैं करा दूंगा उसको कवर करने में तुम्हें आधा घंटा लगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, बस ध्यान से देखना। ठीक है। अगला, व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसंट्रेटेड HCl द प्रोडक्ट फॉर्मिंग। जब नाइट्रोबेंजीन को हीट करते हैं, नाइट्रोबेंजीन यानी कि अपने पास में बेंजीन की रिंग होगी, उसके ऊपर नाइट्रो, और उसको जब हीट किया जाएगा इसमें, किसमें? टिन के साथ में। टिन जानते हैं? एसएन, एसएन को टिन कहते हैं, और उसको किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सवाल है। किसमें? BDAC। डी है इसका आंसर, है ना? ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसको नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, इस दोनों में कन्वर्ट कर देता है। ये भी आ जाता है बीच में, NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी बनता है वैसे। उसके बाद हीट करते हैं तब जाके ये NH2 में चला जाता है। इसने हीट बोला नहीं है, वैसे बोला है मैं नाइट्रो में हीटेड रहता है। चल ठीक है, फिर डी के साथ में निकलेंगे NH2। ठीक है, NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव किसी चांस में आंसर है, लेकिन फिलहाल डी के साथ में चलेंगे, एक्यूरेट के साथ। आगे उसके बाद में अगला, व्हाट कंपाउंड अंडरगो कैनिज़ा रिएक्शन। कौन से आते हैं कैनिज़ारों में? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सीधी सीधी बात है ना, सिंपल जाएगा, पहला सिंपल जाएगा। अल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन आर गो अंडर कैनिज़ारो रिएक्शन। द रेट लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन एज K का होल ट्वाइस। पहली बात, मैं बाद में कुछ भी पूछूंगा, पहले ये बताओ, अगर रेट दिया गया AB का होल ट्वाइस, इसका ऑर्डर बता सकते हो मुझे? ऑर्डर हो जाएगा इसका 3, और बाकी देख लेते हैं सवाल क्या है। इसने क्या पूछा पता नहीं। हाउ इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। मतलब अपने पास में रेट ये लिखा था K इक्वल्स टू में A, और यहाँ पे लिखा था B का होल ट्वाइस। तो बस सवाल इतना सा है कि जब इसके कंसंट्रेशन को डबल करेंगे B की, तो रिएक्शन के रेट में क्या चेंज आएगा? बता ध्यान से। मतलब यहाँ पे डबल किया तो अपने पास में R इक्वल्स टू में K, और बन जाएगा ये 2B का होल स्क्वायर, और 2B का होल स्क्वायर करने पे 4 टाइम्स। करेक्ट है, सिंपल सिंपल सीधी सीधी कहानी है, और पहली बार में समझ में आता भी है। तो आंसर लिखने की नीड है क्या? मतलब
लिख सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए, साहब मुझे एंड टाइम पर याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बस बातें समझे ध्यान से, कुछ नहीं, ठीक है। अगला वाला पढ़ ले पहले ना, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने का। देखो which type of the solution give column 1 to give example। अच्छा पहले तो ऐसे तुक्का मारते हैं, जो गलत होगा वो देखा जाएगा, है ना। इसमें तुम्हें क्या लगता है, गैस को गैस में मिलाना है, किससे मैच करना चाहिए, एयर। ये तो ठीक है, मतलब कि फर्स्ट का सेकंड होना कहाँ है, खत्म। और क्या करना, मतलब सिंपल ऐसे जाने दो, है ना। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पहले शेप बनाते हैं। शेप होती है CCl4, जब इसको बनाएंगे तो Cl ऊपर, यहाँ पर Cl इधर, यहाँ पे Cl इधर, यहाँ पे Cl इधर, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, हर जगह से कैंसिल आउट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर, वो मजबूत होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं ना। और ठीक है, मैं प्रॉपर्टी याद करनी, पता ना चैप्टर कौन सा अपने पास में, ये वाला डी एंड एफ ब्लॉक। और तुम्हें बहुत सारी बातें उसमें लगातार रिपीट करनी पड़ेंगी, तब जाके बात बन जाएगी। अगला ध्यान से देखें, कंसीडर द रिएक्शन 3n2 + 3s2 gives 2ns3, ठीक है। द इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन देम dns3 का होल ट्वाइस बाय dt is equals to ds2 is, इनके बीच का एक रिलेशन क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। अच्छा ठीक है, तुम बता ध्यान से, इसका रेट कैसे लिखोगे, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका पता होगा तुम लोगों को, कोफिशिएंट आगे आता है, यानी कि 1/3, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में H2/में dt, और इक्वल टू में अगर इसका लिखेंगे तो इसके आगे माइनस भी लगेगा, रीजन तो पता होगा निशान तक है, वो घटता रिएक्टेंट। और अगर इसका लिखा जाएगा रेट, इसका रेट, तो इसका रेट लिखा जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, बन जाएगा d NH3 का होल NH3 में dt। अब इसके बीच में लिखना है रिलेशन, यहाँ पे हर जगह NH3 सामने ऑप्शन में, यहाँ पर NH3 सामने, यहाँ पर NH3, सब जगह NH3 सामने है। तो तुम NH3 को अकेला करने के लिए यहाँ पे जो 2 है उसको कहाँ भेज दोगे, ऊपर, तो बन जाएगा -2/3 और d ऑफ चेंज इन हाइड्रोजन अपॉन में d ऑफ t, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा d ऑफ NH3, और उसके नीचे क्या निकल के आ जाएगा dt। खत्म। ऑप्शन मैच करके बताओ कौन सा, सी 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 सी, हाँ सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। ध्यान से पढ़े, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग, कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम बेंजल्डिहाइड को एसीटोन को, एक में शेप बनाते हैं। पहली बात, बेंजल्डिहाइड किसे बोलते हैं, हमारे पास में जब जब बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा होगा अल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया अपने पास में बेंजल्डिहाइड, यही है ना। इसको कुछ और है या फिर ये बेंजल्डिहाइड है। उसके बाद में एसीटोन किसे बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तुम मुझे ये बताओ कि ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कीटोन से नहीं करेगा, अल्डिहाइड से कर जाएगा, टॉलिंस रिएजेंट, सिल्वर मेथड टेस्ट, तो डायरेक्ट आंसर टॉलिंस रिएजेंट। अगला, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ये भी कोई सवाल है, ईथर्स के लिए बनाया जाता है। ईथर्स में 2 ही प्रिपरेशन थी, है ना, सिंपल, पहला शांति से दिया गया है, और तुम्हें समझ में आएगा कि हम शायद हिम्मत नहीं करते पेपर करने की, वरना आसान है, सीधी सीधी बात ये है। और तुम्हें मेरे हाथों से बहुत आसान लग रहा होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यार जवाब सही जाएंगे। मुझे एक सवाल में, एक जवाब में अभी भी शंका है, वहां से आज NH3 के पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, लेकिन हमने उसका माइन लगाया, पर कोई बात नहीं। आगे देखें, which of the following could not be good choice for reducing nitrobenzene to aniline? नाइट्रोबेंजीन, अभी तक खुद ही बोल दिया, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ भी तो करके आए थे। और SNOFE की फैमिली से आता है, तो इसका भी करते ही होंगे। ये भी अपने पास में रिड्यूसिंग एजेंट है, पर जिसका सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है दैट इज LiAlH4, इसका यूज नहीं किया जाता ज्यादा इनके लिए, मतलब ये सब है इनका गुड यूज है, लेकिन इसका इस्तेमाल इज नॉट सो मच। ठीक है, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ जाए अपने आप ही।
तो मैं देख लूँ, मतलब ऐसी नजरों में देख लूँ, मैं देख निकाल, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं अभी 16वें सवाल पर हूँ तो मुझे डिस्कस ही तो करना है। मैं एक दिन में एक पेपर डिस्कस कर सकता हूँ, करने की बात नहीं करता हूँ, डिस्कशन एक दिन में एक पेपर का कर सकता हूँ 8 घंटे में। तुम्हें बस ध्यान से लिखना है। अब बहुत से सवाल ऐसे नीचे न्यूमेरिकल वगैरह जो भी आ गए वो मुझे पता है कि टाइम टेकिंग में नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो साफ साफ ही बोलूंगा कि इसको पहले पढ़ें उसके बाद में देखते हैं। खैर आगे आते हैं, पढ़ लो। अच्छा बताओ, ये वाले तो बताइए तो अपने आप ही। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, बात करेक्ट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है या फिर नहीं है? वाटर सॉल्युबल है, एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से वाकई में, और इसीलिए सॉल्युबल। अच्छा अपने पास वर्ड क्या था वो याद है ना, कीड़ा। कीड़ा में ये कीड़ा कौन से, वाटर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? वाटर इनसॉल्युबल। ये जो कीड़ा है वो वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन फैट में सॉल्युबल होते हैं। और बची कौन सी रह गई? बी और सी, ये होती है वाटर में सॉल्युबल। और ये बिल्कुल सही बोल रहा है, वाटर सॉल्युबल है, बॉडी में स्टोर नहीं होती। स्टोर क्यों नहीं होती? रीजन साफ साफ है, बॉडी में स्टोर ना होने का रीजन है कि वो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर लगेगा ऑब्वियसली ए। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है आगे ठीक है भाई, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को ध्यान से पढ़ें। और इस बार एक छोटा सा काम करें, अपने कॉन्फिडेंस से लिखना आंसर क्या है। मतलब मैंने जैसे पेन चला दिए इन सभी 15 सवालों पे, 15 नहीं 13 सवालों पे, इन पे तुम लगाओ 40, 15, 16 पे तुम्हारे मन में जो आता है उस आंसर को टिक करें ध्यान से, फिर देखते हैं। बनाओ Isobutanol does not give iodoform test. अच्छा, it does not have alpha hydrogen. आइसोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला आता है किसी को? व्हाट इज आइसोब्यूटेनॉल, ये बता पहले। किसे आइसोब्यूटेनॉल बोला जाता है? मैं बना देता हूं एक बार। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेनॉल, CH3, C के ऊपर CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आइसोब्यूटेनॉल। ये कहना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता कौन सा वैसे? आयोडोफॉर्म जब किस चीज की नीड होती है उसमें, ये सारी बातें हमें याद करनी है। मतलब जब तुम घर पे बैठ के पेपर सॉल्व करो तब आयोडोफॉर्म आती है, अपनी कॉपी में जाना, आयोडोफॉर्म पढ़ना। आयोडोफॉर्म क्या, बस आयोडोफॉर्म पढ़ना, कॉपी का आगे पीछे का हिस्सा नहीं, बस वो पढ़ो जो काम की चीज है और कुछ नहीं। तो बात यह कि आयोडोफॉर्म वो है जब उनके पास वो वाली रिएक्शन है जब अल्फा मिथाइल पाया जाता है, उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। इसके बगल वाला कार्बन, मतलब ये है, ये वाला होना चाहिए था अल्फा मिथाइल साइड वाला। अल्फा में मिथाइल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आयोडोफॉर्म देगा नहीं देगा भाई, हमारे पास यहाँ अल्डेहाइड है, उसके बाजू पे होना चाहिए था मिथाइल। अगर यहाँ पे CH3 अवेलेबल होता तो ये आयोडोफॉर्म देता, यहाँ पे CH3 अवेलेबल नहीं है, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ये आयोडोफॉर्म तो नहीं देगा। दूसरी बात, ये कहना चाह रहा है इट डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। वाकई में नहीं है क्या? है, मैंने बनाया ही नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग सकता जगह है अभी भी, यानी कि CH3 CH के नीचे है CH3, इधर है C डबल बॉन्ड OH। तो ध्यान से बात सुनो, पहली बात यहाँ पे अल्फा मिथाइल नहीं है, मतलब कि अगर इसके पड़ोस में, इसके पास में CH3 होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देता, पक्का देता, तब इससे आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म निकल जाता। लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास अवेलेबल है। ये कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बताओ ऑप्शन बोलो। सी, मतलब कि ये तो ट्रू है, आयोडोफॉर्म तो नहीं देगा, पर ये जो बात बोली अल्फा हाइड्रोजन नहीं, गलत बोली है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे। तो मतलब बहुत से लोगों के अंदर ना ये पेपरों की एंड तक चिल्लाते रह जाओ, वो करेंगे नहीं, कभी नहीं कर पाते, हिम्मत ही नहीं होती जब तक उन्हें सामने से बोला नहीं जाएगा, तो सामने से करवाए नहीं जाएंगे तब तक। खैर अगला देखें, 15 के अंदर हमारे पास से बोला गया कि मोनो हेलो अरीन से फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
और हेलोजन एटम इज रिंग डीएक्टिवेटर। मोनो हेलोअरीन्स पहले बना लेता हूं मैं। मोनो हेलोअरीन्स यानी कि अपने पास में ये जो है इसके पास में एक हेलोअरीन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और ये कहां पे जाके लगता है, और पैदा पे लगता है। ये पहले चैप्टर के अंदर ही है कि हेलोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके लगेगा, और तो पैदा पे जाके लगेगा। तो बात एकदम करेक्ट बोल रहा है। दूसरी बात कह रहा है हेलोजन जो है वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करता है। हमने एक लाइन बोली थी किसी टाइम पर कि बेंजीन सबसे जीतती है, हमेशा बेंजीन ही जीतती है, एक आदमी से हार जाती है, वही आदमी हमसे सबसे पहले बढ़ जाता है, उसका नाम है हेलोजन। बेंजीन की हमेशा चलेगी, लेकिन हाँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन ने नीचे खींचा तो बेंजीन ने उसको ओपी और पैदा पे घुमाया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हेलोजन द्वारा से ऊपर ले लेता है, तो ओ और पी को वो ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो ये बात साफ साफ लिखी है, और इन्हीं कहानियों को जब तुम करने बैठो तब तुम्हें किताब उठा के पढ़ना चाहिए कि साहब ये बात तो बिल्कुल करेक्ट ही, और तो पैदा पे लगाएगा, एकदम करेक्ट है। और हेलोजन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, हाँ वो नीचे खींचे इलेक्ट्रॉन को ऊपर वापस से बढ़ा देता है, तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ये बात भी करेक्ट है। अब दो बातें तो सही है कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत हो गया। अब या तो ए लगेगा करेक्ट आंसर या बी लगेगा, दोनों बातें करेक्ट है। ऑर्थो पैदा पे लगने का रीजन हेलोजन है क्या? ऑर्थो पैदा पे लगने का रीजन कौन है? रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्थो पैदा पे लगने का रीजन हेलोजन नहीं है, मतलब हेलोजन की जगह अगर OH भी होगा तब भी कहां पे लगेगा? ऑर्थो पैदा पे लगेगा। तो ऑर्थो पैदा के लिए हेलोजन जिम्मेदार नहीं है। बातें करेक्ट हैं कि अगर हेलोजीन होगा तो ओपी पे लगेगा, लेकिन उसका रीजन है रेजोनेंस, उसका जो करेक्ट रीजन है वो रेजोनेंस है। ठीक है, तो अपने पास में सीधी सीधी बात ये कि ये भी गलत है, रीजन इज नॉट करेक्ट, मतलब सी गलत है क्योंकि दोनों बातें सही थी, डी तो वैसे ही गलत है, ए भी गलत है। ऑर्थो पैदा पे लगने का रीजन ये होना चाहिए था, डी लोकलाइजेशन होना चाहिए था, ना कि हेलोजन। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज बी। आगे देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज लाइट हायर देन डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे ज्यादा है। पहली बात, इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 CH2 OH, और डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला CH3O CH3। इनमें ये तो बहुत मतलब शायद मेमोरी बेस्ड सवाल है कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का कि डाइमिथाइल ईथर का? बेसिकली किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ये बता, हमें याद है कि नहीं? याद नहीं है तो याद करना, लेकिन पहले रीजन पढ़ लो, उसके बाद में देखते हैं। इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल में H बॉन्डिंग पाई जाती है, whereas in dimethyl ether it is not possible। तुम्हें क्या लगता है ये बातें समझने की होती है? नहीं, ये याद करने की है। हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इथेनॉल में और उसमें बॉइलिंग पॉइंटों के बारे में, ईथर के बारे में? तब तुम जब वहां पे जाके देखोगे तब तुम्हें बहुत सिंपल जो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इथेनॉल से हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। उसका रीजन भी लिखा है साफ, कट टू कट H बॉन्डिंग है। क्योंकि किसी भी आदमी का बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई है उसमें एक ही रीजन है दैट इज H बॉन्डिंग। तुम यहाँ पे देखो O के पास में H अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर O के पास में H अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला H बॉन्डिंग करेगा, ये वाला H बॉन्डिंग नहीं करेगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होता है। ये बात अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो इसे ध्यान रखें कि एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपैरेटिव मासेस वालों का वो ईथर से ज्यादा ही होता है। उसका सिंपल रीजन होगा H बॉन्डिंग, सिंपल H बॉन्डिंग। और यही वो चीज है जो तुम पेपर करने से रोकती हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी अपने आप पेपर उठाने की, इसलिए मैं कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो 16 MCQ में ही पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। अब यहां से छाट छाट के करेंगे। जहन में बस दो चीजें इनकी दौड़ देंगे, बता दूं तो मैं इसमें एक पहली चीज तो बायोमोलिक्यूल्स और दूसरा सॉल्यूशंस की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पेशेंस नहीं रहा ज्यादा, इस वजह से मैं इस कहानी तक पहुंच गया, पर कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गए तो पहुंच गए। देखें भाई ये क्या लिखा है, विशाली कर देते से एक L लगा देते, तो जानबूझ के नहीं करते हैं ऐसे नाम। वो क्लास में किसी बच्चे का नाम मैच कर जाए तो सब लोग उसी को छेड़ते रहते हैं उसका नाम। तुम कभी भी बुक को नोटिस कर लेना, उसमें ऐसे उल्टे सीधे नाम ही मिलेंगे, बूझो, मुग्गू, उल्टे सीधे नाम।
क्योंकि वो चाहती है, वो बुक समझती है इस बात को कि बालक कितने दुष्ट हो जाते हैं बड़े होकर, वो किसी का नाम मैच करने पे लगातार उसको परेशान करते रहेंगे। कि क्वेश्चन पूछा गया कि रमा डिड एक्सपेरिमेंट देन व्हाट एंड व्हाट एंड व्हाट, तो किसी ना किसी दुष्ट की बात पीछे से आएगी, वो बोल देगा उसको रमा बता आंसर बता, एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक लग रहा तुझे, ऐसे करके। इसलिए वो किताबों का ध्यान रखती है कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो हंसी का पात्र बने लोगों के बीच में। ठीक है, मैं अभी इस कहानी के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना नहीं है, थ्योरेटिकल जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 17 का पहला पार्ट रोक दिया, तुम इसे पढ़ो ध्यान से। ये तरीका यही है, मतलब तुम्हें लगता होगा ऑर्डर सवाल करना है ना, पहले पढ़ लो, देख लो ध्यान से। तुम बता व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल, चैप्टर बता कौन से में से है। और उसमें भी कंसेप्ट आता है, इसका नाम है शायद हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में तुमने कुछ पढ़ा होगा KH X और सॉल्युबिलिटी, उसमें ये भी पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो X बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। और ये कह रहा है कि ये क्यों सॉल्युबल है, तो शायद हम लोगों को एक बार आंसर देख लेना चाहिए। बस यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में आया कि सब ये वाला तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से है, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी हेनरी लॉ में से है। तो हेनरी लॉ को मैं पक्के से याद नहीं कर पा रहा हूँ कि KH प्रोपोर्शनल टू X था, ये सॉल्युबिलिटी क्या थी। तो तुम्हें लेकिन बात समझ में आ गई कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घटेगी, ऐसा कुछ था उसके अंदर। अब तुम जैसे इस बात को आगे दिमाग में लेकर तुम्हें ये समझना चाहिए कि अगर मैं इस बात को अब भी बता दूंगा, चलो इतना आ गया ठीक है, अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं ऊपर ऊपर से बता तो दूंगा पर तुम वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जिससे तुम पेपर में लिख सको। इसीलिए ऐसे करके कि मैंने तो बोल दिया कि तुम पता है कि कहाँ पे मिलेगा, वहां पे ढूंढना, कॉपी में लिखने जब बैठो अपने नोट्स के साथ बैठना, ढूंढना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। इस बात को ऐसे ही करना, जब तक तुम रिसर्च नहीं लगाओगे, कॉपी किताब खोलकर नहीं पढ़ोगे, तुम हैबिट नहीं बनेगी। और तुम लगातार कॉपी को खोलते रहोगे, तुम आदत बन जाएगी, हाँ सब ये उस पन्ने पे था, छप जाती है चीजें बुद्धि में लगातार। ठीक है, आगे देखें। व्हाट इज द बेसिस ऑफ, ये तुम्हारे लिए डाल दिया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज होती है पहले ये बताओ, चैप्टर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें भी उससे पहले डी एंड ए ब्लॉक में भी दोनों के अंदर ही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है, लिगेंड्स को यानी एटम्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना विद देयर पावर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या चीज, हाँ उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तुम्हें वो याद है हल्की फुल्की, पूरी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुल मिला के। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये एक डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक डेफिनेशन है जो कि तुम्हें दो चैप्टर में मिलेगी, डी एंड ए ब्लॉक में मिल जाएगी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मैं तुम्हें बहुत मनोवैज्ञानिक समस्या समझा देता हूँ कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो मुझसे तो साथ ही पूछा करते थे यानी पेपर में सवाल कैसे आएंगे, मतलब क्या पूछेंगे, इतना पढ़ लिया सब कुछ डालेंगे, लेकिन नहीं, सवाल कैसे आते, मतलब मैं पेपर में क्या तैयारी, पेपर उठा सीधे पेपर कर, पेपर ही तो समझाएगा कि पेपर में कैसे सवाल आएंगे, मैं कैसे बता दूं तुझे। पर उसका एक बहुत कॉमन जवाब, मैं पेपर करने बैठता हूँ उसको होते नहीं, इसमें मैं किताब बंद कर देता हूँ, सॉल्यूशन मन नहीं करता देखने का। तो मतलब क्या चाहता है, मैं ये चाहता हूँ मैं पेपर खोलूँ सब हो जाऊँ उस पर एक बार में, फिर तो 100 में 100 है, 500 में से 500 नंबर आएंगे टोटल 100%, तो बाद में पढ़े क्यों ना फिर, ये भी सही है। तो मतलब कुछ इनकम्प्लीट रेस ही पढ़ने का मजा देती है कि हमें कुछ नहीं आता तभी तो पढ़ रहे हैं ना, तो फिर पढ़ती काय को, खैर टीम सकते हैं, मतलब चीटिंग कर सकते हैं, गुड बना के बात है ना, चीटिंग इज गुड। देखिए भाई, चीटिंग इज ऑलवेज गुड इवन इन पेपर। तब की चीटिंग करें, पहले अपना काम करें, सामने वाले करने दें, अपने वो जो क्या कहते हैं अपना रिसोर्स है जो पेड़ है उस पेड़ को गुस्सा मत करना कि पेपर हुआ नहीं, सीधे उसके पीछे बढ़ गया भैया बता बता बता, मतलब जैसे मैं बात को मैं तो सीधे तू बोलता हूँ ना, डिस्टर्ब कर दिया ना किसी ने, खैर नहीं है, दो टूक बात। खैर सबसे मेन काम कीजिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें कहाँ मिलेगी पहले ये बताओ, इन दो चैप्टरों के अंदर तुम्हें वो डेफिनेशन लर्न करनी चाहिए, और मेरे बताने के बावजूद तुम कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें डेफिनेशन लर्न करनी नोट्स में से। लेकिन अगर तुम छांट पा रहे हो कि हाँ साहब मुझे समझ में आए कहाँ से है, तो जब तुम आज घर जाके इस पेपर को खोल के बैठो, तब जो सवाल छोड़े हैं उनके लिए आधे आधे पन्ने की जगह, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 10 नंबर का हो, सबके लिए आधे आधे पन्ने की जगह, और जो कर रही हैं जो छांटने को दे रहा हूँ उसके साथ में कॉपी किताब खोल कर बैठे, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें देख कर।
पहले 5-7 के अंदर ही सेट हो जाओगे, अंदाजा नहीं है तुम्हें। यह तरीका यही है, थोड़ी गलत बातें सिखा कर ही आगे बढ़ा सकते हैं, तो चलने दो गलत बातें, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजिशन मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स है कैन एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ डज Fe3 पॉजिटिव कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड पर सल्फेट आयंस। अच्छा ठीक है, ये तो समझाने लायक बात है। पहले चैप्टर बताएगा कोई मुझे, इस सवाल का मतलब साफ साफ समझ ले। ट्रांजिशन मेटल सभी लोग जानते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट सादे के सादे, उनमें लास्ट के नहीं है, 30 नहीं है। 30 ट्रांजिशन थोड़ी है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, फर्क है दोनों बातों में। 30 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ट्रांजिशन नहीं है। गेट लगा दीजिए, ये बहुत ज्यादा मेहनती काम करने वाले, कल शादी थी तब भी लगे हुए थे। तो पहली बात ये ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं, इनके कैटलिस्ट बनने के पीछे का रीजन है, ये कैटलिस्ट है क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सीधी बात ये अपनी ओ स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और हमें इसने बोला है कि ये रिएक्शन करके दिखाओ, Fe3 पॉजिटिव की रिएक्शन बिटवीन आयोडीन के साथ में और पर सल्फेट आयन के साथ में। Fe3 पॉजिटिव यानी Fe+3 आयो नेगेटिव के साथ में, और Fe3 पॉजिटिव सल्फेट के साथ में यानी कि SO4- के साथ में, इनके साथ में रिएक्शन करनी है। ये तुम पता है कौन चैप्टर में, उसमें 2-4 रिएक्शन और है, KMnO4 की है, K2Cl2O7 की है, Fe की है, और बस ये 2-3 ही है, वो लगातार रिपीट होती रहेंगी। तो इसके लिए तुम डी एंड एफ ब्लॉक पे जाओगे 19 के लिए। आज करके देखना, तुम्हें तब समझ में आएगा कि बहुत बढ़िया करा जो सवाल तुम पे डाले गए, क्योंकि यही हैबिट लगवानी है पेपरों की। ऐसे करके मैं सॉल्व करके आगे बढ़ा, तुमने बस वो देखा जो सवाल में आया, तुम्हें वो देखना है जो सवाल में नहीं भी था। किताब खोलने से बहुत बड़ी हैबिट बनती है, ठीक है। तो लगातार 3 सवाल आ गए लगातार, मतलब इसका मतलब मुझे अगला पक्का कराई देना चाहिए। ऐसे तो मैं सब तुम पे डाल दूंगा, पहला मैंने छोड़ ही दिया 18, 19, 20, ठीक है। चैप्टर अपने आप छाट देना। ठीक है भाई, क्या कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, देखें 5 बजे होंगे। इन रिएक्शन if the concentration of reactant X is tripled, then the rate of reaction becomes 27 times. अच्छा ठीक है। And what is the order of the reaction? Reaction का order बताना है, ठीक। Concentration of X को ट्रिपल कर दिया गया। चलो पहले रेट लिखते हैं। रेट लिखने का तरीका होता है K, कोई X होगा उसकी पावर क्या लगा दूं, X ऐसी बना दूं, X की पावर लगा दी मैंने N, मुझे नहीं पता। इसमें क्या बोला है वो सुनो। जब हमने इसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट कितना बढ़ गया, 27 गुना। इसका मतलब ये कि रेट की वैल्यू हो जाती है 27R। जब मैं इसको बढ़ा देता हूँ x से कितना कर दूंगा इसको 3x, जब मैं इसको x की जगह पे 3x कर दूंगा तो ये हो जाएगा 27R, 27 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम बताओगे आगे क्या करना है, आगे समझ में आता है? नहीं 3 तो सही है आंसर, 3 की पावर 3 27 दे रहा है। देखोगे कैसे, और कैसे करोगे, असली बात तो वही है। सब में बात तो समझ में, पर लिखना कैसे वो बताओ। सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच हो सकती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं क्या करता हूँ वो सुनो। मैं ऊपर से वैल्यू पुट करूंगा, चीजें काटूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, आर की वैल्यू KXN, तो मैंने यहाँ पे आर रख दिया 27 KX की पावर N। तो यहाँ पे करेंगे तो कि अपनी जगह पे 3 की पावर अलग किया, 3 की पावर N, और यहाँ पे अलग किया X की पावर N। कुछ कट रहा होगा, K से K, X और N से N काट दिया, अपने पास रहेगा 27 = 3 की पावर N। 27 यानी कि 3 की पावर 3 = 3 की पावर N, और कंपेयर करेंगे तो N की वैल्यू क्या निकली 3। बात वो नहीं कि हम लोग 3 निकाल पाए थे, बात ये कि हम कैसे निकालते हैं। तो पहली बात N की वैल्यू 3 आने का मतलब इसका हो गया ऑर्डर तो 3 है, ऑर्डर तो साफ हो गया कि ऑर्डर की वैल्यू आ चुकी है 3। अब अगली काम की बात, state condition under which a bimolecular reaction is kinetically a first order reaction and give an example of such reaction। ऐसी कौन सी स्टेट हो सकती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्शन फिर फर्स्ट ऑर्डर की, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें शायद हमने पढ़ा भी है कुछ
कि जब एक मटेरियल एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो दो मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद भी वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट होती है। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कोई बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर शो होती है। तो कंडीशन बताता हूं मैं तुम्हें, वो कंडीशन ये है अपने पास में, वो कंडीशन है व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट is available in excess amount, जब उनमें से कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है तब जाके कोई भी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सेस ज्यादा हो जाए। अच्छा, अगली काम की चीज, फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसी कौन सी रिएक्शन पे ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू, कौन सी रिएक्शंस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की सेम वैल्यू पाई जाती है। मतलब अगर ऑर्डर 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में कि सेकंड ऑर्डर में, मॉलिक्यूल्स भी 2 होंगे, ऑर्डर भी 2 होगा। ये सवाल है। अब ये कोई ऐसा सवाल थोड़ी करने लायक थोड़ी है कि साहब मैं तो इसमें बैठ के सॉल्व करूंगा ना, ये तो बस ऐसे ही है, हमें पता होना चाहिए सीधे सीधे कि कहीं उसका आंसर फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मॉलिक्यूल जीरो होते हैं क्या? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूल जीरो पाए जाते हैं? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पाया जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा? कम से कम 2 तो होंगे। या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा हो सकता है 2 मॉलिक्यूल हो, 2 ही ऑर्डर हो? सोचें, मतलब इस बात को ऐसे सोचें। मैं कह रहा हूं कि कोई रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, तो क्या इसका मतलब है कि उसमें 0 मॉलिक्यूल है? हाँ और ना? ये बताओ पहले, अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो 0 मॉलिक्यूल होंगे? मॉलिक्यूल तो होगा ना, 1 होगा, 2 होगा, कुछ तो होगा। अगली बात, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसमें 1 मॉलिक्यूल होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, मतलब उसकी रिएक्शन मेन स्टेप में 1 ही मॉलिक्यूल होगा क्या? और अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी क्या? ये सवाल है। मॉलिक्यूलरिटी है पहले भाई, मैं कौन सा है जो टोटली गलत है पहले ये बताओ। 0, वो तो साफ गलत ही, उसमें तो बात ही खत्म होगी, कुछ कलेश ही नहीं है जगह पे। तो अब 2 बात बची, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, ऐसा हो सकता है। सेकंड ऑर्डर की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये कुछ और पूछ रहा है। ये कहता है कि ऐसी कौन सी टाइप की रिएक्शन है जिनमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। सबसे मेन वो होती है आरडीएस रिएक्शंस, मतलब कि स्लोएस्ट रिएक्शंस। जो रिएक्शन स्लो होती हैं उनमें ऑर्डर मॉलिक्यूल सेम है। अब बात है कि तुम्हें ऑर्डर मॉलिक्यूल उतना अच्छा याद नहीं है, जिस लहजे में याद होना चाहिए थे उस लेवल की शायद मेमोरी नहीं है, और इसीलिए अगर मैं इसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ज्ञान लगा भी दूं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये होता वो होता, तुम सुन लोगे। इसलिए इसको भी अपने ऊपर डाल दें कि तुम्हें एंड में वहां पे जब तुम नोट्स खोल के बैठोगे ना उसके, तब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में चार्ट बन के आता है सब में, और एक और है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस भी आता है, उसको ध्यान से, मतलब कि रेट वाले चैप्टर को, मतलब एक पेपर में तुम लगभग सारे चैप्टर पलट के देखोगे तो ये रेट वाला चैप्टर है, उसको ध्यान से उठाएं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, पहले उसको पढ़ेंगे एक बार, है ना, वो अपने आप ही दिमाग थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, फिर सुनने में ठीक, नहीं तो तुम अभी ब्लैंक सा महसूस करोगे रिएक्शन लिखने पर। आगे देखिए, आगे फिर कितना छुड़वाऊंगा मैं तुमसे। चलो, कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ, ये कैसे बनेगा? ये O3 वाली रिएक्शन पढ़ी है तुम लोगों ने, ओजोनॉइड, वो कैसे बनता है, कैसे बनाना है? ये बेंजीन है, लेकिन मतलब बेंजीन नहीं है, साइक्लिक है। तुम्हें पता 3 ऑक्सीजन जोड़े होंगे किसी टाइम पे, वैसे सेम टू सेम जोड़ना है। पहले किससे, ये 2 स्टेप में, फर्स्ट और सेकंड अच्छे से प्रिंट पता नहीं लग रहा, गलत है। पहले किससे ही बताएंगे, एक सेकंड नहीं बता दूं। ये अपने पास में बेंजीन, नहीं बेंजीन का एक है, साइक्लोहेक्सेन, 2 लें, 2 साइक्लोहेक्सेन लें,
क्योंकि O3 के लिए डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, दोनों जगह O3 अटैच हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे O3 से, तो हम शायद बात समझ सकते हो कि जब भी बॉन्ड टूटेगा तो कनेक्शन कैसे होंगे वो देखना। इस बॉन्ड के टूटने पर एक ही बॉन्ड टूटेगा, सारे बॉन्ड थोड़ी टूटेंगे। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा एक, इसकी वैलेंसी एक फ्री है, उससे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, इससे भी एक ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री इधर भी आ जाएगा, और अपने पास में ऊपर भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तुम बस ये देखो कि सारी वैलेंसी फुल हो रही है कि नहीं, कुछ मत देखो, कहीं कुछ ज्यादा कम तो नहीं है, अगर है तो वो गलत है, उसको सही करना चाहिए, कैसे सही करेंगे पहले वो देख लें। तो अपन पूरा देख लें पहले, कोई वैलेंसी ज्यादा सी नहीं, कहीं 5 डंडे तो नहीं लग रहे कहीं पे, अगर है तो डंडा गायब कर देंगे। देखें देखें भाई, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है 1 2 3 4 5, ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 5, मतलब गलत है ना ये, तो सही कैसे बनेगा फिर? बीच में नवल गायब कर देना है। तो अपने पास में 3 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल सेट हो जाएंगे, और तीनों को सेट करने के लिए हम लोग सीधी सीधी काम की चीज कि ये अपने पास में एक साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन, उसके दल पे भी एक ऑक्सीजन, और फिर अपन लोग यहाँ पर ऑक्सीजन, इस जगह पर ऑक्सीजन, ये बनेगा O3 के साथ में। O3 हमेशा ऐसी शेप देता है। अपन लोगों ने कंपाउंड बनाया था ओजोनाइड नाम का, तो उसी में फिर हम लोग करवा देते हैं उसको ZnHgO से, और जैसे तुम लोग इसको ZnHgO से करवाओगे खत्म, वो उसको सीधे सीधे लिख दो जो बना हुआ उसके अंदर ही, ये ऑटोमेटिकली सेट होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन की, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरह से। तो ये ऑर्गेनिक में बहुत विशेष बात हमेशा के ध्यान रख लें कि जो भी सवाल तुम्हें यहाँ पे ऐसे मिला करेंगे पेपरों के अंदर, इनमें सैंपल पेपरों के अंदर, तुम्हें पेपर में भी सीधे सीधे वैसे मिलते हैं, वहां पे वो कानिस्तानी नहीं करता आदमी। मतलब की बात ये है कि ये इसने अभी नहीं बनाया होगा कि कोई आज नई रिएक्शन करवा के देखता हूँ बालकों से, ये दुनिया में पहले से प्रिंट होगा किसी कोने में, वहां से उठाया होगा, कॉपी पेस्ट किया होगा। लेकिन ये जो सवाल जाते हैं ऊपर वाले, ये सवाल है, ये बनाए जाते हैं, इसको कोई बना सकता है, ये सवाल बनाए नहीं जाते हैं, ये कहीं से पहले से प्री बिल्ट होते हैं, वो लिखे जाते हैं, तुमसे पूछे जाते हैं, इनमें कोई क्रिएशन नहीं कर सकता, गणित नहीं है ये काम पहले किसी ने कर रखा होगा, तुम्हारे सामने आ गया, तुम भी कर लो, तुम भी किसी से पूछ लेना, तुमको साबित कर देना कि तुम उससे ज्यादा होशियार हो, वरना कुछ नहीं है, बस लर्निंग की चीजें हैं। अगर मुझे ध्यान है तो मैंने रिएक्शन कर दी, मुझे ध्यान नहीं होता मैं नहीं कर पाता, नथिंग। आगे बटन सेल, बटन बटन, ठीक, ये डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा। मतलब अगला जो होगा जहां तक ये नस्ट इक्वेशन का ही होगा, मे बी तुम्हें नस्ट इक्वेशन हर हाल में मिल रही है, और हम लोग सी पर आ गए एक आध दो सवाल छोड़ते हुए, ठीक है, ध्यान से देखें। पहली काम की चीज ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये सब इसने गिवन दे दिया, डेल्टा जी और ई नेगेटिव। डेल्टा जी का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, माइनस के एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो अपने पास में जब ये निकाला जाएगा तो माइनस एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज देख के बताओ, 2 का, तो माइनस के 2 यहाँ पे लग गया। एफ की वैल्यू सभी लोग जानते होंगे 96500, और ई नॉट निकालने का तरीका ई राइट माइनस के ऑक्सीडेशन माइनस के रिडक्शन। अब अगर मैं पीछे वाले पे जाऊं तो 1 मिनट, ई नॉट निकालने का तरीका ई ऑक्सीडेशन माइनस के ई रिडक्शन, यानी कि ई राइट माइनस के लेफ्ट। तो इसमें जरा देख के बताओ कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन। Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ ऑक्सीडेशन, और ये Ag से Ag पॉजिटिव से Ag हो गया रिडक्शन। यानी कि सीधी बात है, Zn से Zn2 पॉजिटिव होने का डायरेक्ट सेंस बनता है कि इसका हो रहा है अपने पास में ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का अपने पास में हुआ Ag2 पॉजिटिव से वो Ag में कन्वर्ट हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। तुम लोगों को सीधी बात है कि पहले जिंक का लेना पोटेंशियल, और माइनस किसका करना है फिर सिल्वर का। लेकिन पोटेंशियल हमेशा कौन सा लिया जाता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल को चुनते हैं हम, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल को नहीं चुनते। जैसे कि यहाँ पे Zn से Zn पॉजिटिव है, ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये Ag से Ag पॉजिटिव गिवन है, ये कौन सा गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें ऐसे रखना है, हमें सबसे पहले आगे रखना है जिंक, और माइनस करना है क्या चीज, सिल्वर। लेकिन इसका भी कौन सा लेना है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल, और इसका भी कौन सा लेना है,
रिड्यूसिंग पोटेंशियल। अब बात ये कि नहीं है ना ध्यान तुम्हें अच्छे से कि साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, नेक्स्ट इक्वेशन याद नहीं है ना। अब मान लो कि तुम यहाँ पे उल्टा सीधा घटा दोगे, अब इसमें कुछ सवाल में कुछ बचा नहीं है। सीधी बात है कि डेल्टा जी आएगा माइनस के 2 आएगा 96500 आएगा, और जब ई नोट निकालोगे तो ओ माइनस आर करना है, यानी कि ऑक्सीडेशन माइनस के रिडक्शन। अब मेरा बस सवाल ये कि ओ माइनस आर जब करेंगे तो सीधे सीधे एसी उठा लेंगे क्या 0.76 माइनस के 0.344, या फिर मैं माइनस लगाना है, ये सवाल है। Zn से Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग पोटेंशियल लेते हैं तो सीधे सीधे घटा देना है कि नेगेटिव। तुम जवाब तो तब दोगे जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है फिलहाल, और इसीलिए इन चीजों को हमें एक बार में रिकैप में दोबारा से डालना चाहिए कि सवाल में कुछ नहीं बचा। डेल्टा जी आ गया, माइनस के 2 आ गया, 96500 आ गया, ई नोट निकालना है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल को लेते हैं, यानी कि माइनस के 0.76 और प्लस के 0.344, ऐसे करके। पर बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, मैं ऐसे कितना भी कर दूं कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसमें भी एक काम की चीज ऐड कर लें। नेक्स्ट इक्वेशन में तुम्हारी बुक के अंदर 4 सवाल है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है मेन, उन चारों पार्ट को सॉल्व करें नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन बस वही करनी है, उससे ऐसा नहीं कि आज जाके मन किया तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ दिया, मन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं नहीं, बस नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं किताब के साथ साथ। टोटल सब पे किताब कॉपियां तो होंगी वैसे घर पे, हाँ, ओनली नेक्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े। तेईस पढ़ते पढ़ते मेरी नजर 24 पे चली गई, ये तो मैंने शायद कल परसों सुना है। पहले तभी आ जाते हैं। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, बताओ इसका मतलब। ए पे फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड उसकी इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, ठीक है लिख देंगे। पहली बात रेट की तुम्हें वो आती होगी, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है कि ए की पावर कितनी और उसकी पावर कितनी आएगी 2, तो ये लग जाएगा के ए की पावर निकल के आ जाएगा 1 और इसकी पावर निकल के आ जाएगी 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? रेट को लिखने का तरीका और होता है, वो दूसरा तरीका क्या रेट लिखने का, ये रेट ही तो लिखा हम लोगों ने, ये रेट लिखा अपन लोगों ने, के रेट को लिखने का तरीका होता है डी आर अपॉन में डी टी, माइनस के साथ जानता है क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है, शायद रिएक्टेंट ही लिखा है, कुछ लिखते भी नहीं है। दोनों को इक्वेट किया तो बन जाएगा माइनस के डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ये तो आगे इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो डन हुआ। अब बात है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर मैं बी का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दूं तो कितने टाइम बढ़ जाएगा वो 9 टाइम्स। तुम्हें ये कैसे लिखना है, जस्ट अभी तो लिखा ही था वैसे करके, तो शायद बेनिफिट तो नहीं है इसको द्वारा आगे बढ़ाने का, पर फिर भी लिख देता हूं मैं। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो के ए ये बन जाएगा कितना 3b टाइम्स, और हम लोग जानते हैं इसका कर लेंगे होल स्क्वायर तो 9 गुना बढ़ जाएगा रेट, ठीक है लीव, लेकिन 9 अपने आप लिख लेना। और उसके बाद में अगली काम की तीसरा पॉइंट है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल्ड। दोनों की कंसंट्रेशन को डबल किया गया, ए की दुगनी हुई और बी की भी दुगनी हुई, तो वापस ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, वो तुम्हारे लिए पेंडिंग करके छोड़ दिया। अगर ए की दुगनी करेंगे तो 2a, बी की दुगनी करेंगे तो 2b का होल स्क्वायर, तो आंसर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 करेंगे तो आंसर 8, मतलब ये वाला 9 गुना और ये वाला 8 गुना। आगे एक काम की बात, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ऑर्डर कितना है, और मॉलिक्यूलरिटी वो बता नहीं सकते हैं, वो ऐसी वैल्यू थोड़ी है, वो तो अलग तरीके से पता चलती है, वो ऐसा बता ही नहीं सकते तुम, जवाब मत देना कभी ऐसे, ठीक है। जरा 24 में पढ़ के देखें, ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 24, में एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला गिवन दिया है, ए नाम का कोई कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला, उसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन करने पर वो बी नाम कंपाउंड बन जाता है, जब उसको हम लोग करेंगे ऑक्सीडाइज तो बी बन जाएगा। बी नाम का जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, अगर आइडोफॉर्म दिया है तो उसके पास में क्या अवेलेबल है, कंफर्म, उस पे अल्फा मिथाइल तो है, कंफर्म, आइडोफॉर्म देने मतलब सल्फर मिथाइल अवेलेबल है। आगे उसने क्या बोला कि अगर ऑन रिएक्शन में CH3 MgBr, जब इसको CH3 MgBr से हाइड्राइज कराएंगे, जब ये जो कंपाउंड है उसको CH3 MgBr से रिएक्शन करवाएंगे तो
वो कोई सी नाम कंपाउंड दे देगा, फाइंड ABC। तुम बात बताओ कि अगर वो हाइड्रोफॉर्म दे रहा है तो अल्फा मिथाइल है, ऑक्सीजन है, अल्फा मिथाइल का जुगाड़ करना है कैसे भी, तुक्का मारो, 4 कार्बन है, क्या बनाना चाहिए पहले, तुक्का मारे, तुक्का। चलो पहले 4 कार्बन तो लगा ही दिए। आगे दूसरी पे अगर मैंने यहाँ पे अल्डेहाइड लगा दिया तो मेरा ये हाइड्रोफॉर्म का पत्ता कट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे अल्डेहाइड लगा दिया तो हाइड्रोफॉर्म का पत्ता कट है, क्योंकि वो तो किनारे पे लगता है CH3, तो वो तो फायदा ही नहीं है। और सोचें, यहाँ कीटोन लगा दूंगा तो ऑक्सीडाइज करके मैं कहाँ मर जाऊंगा। और सोचो, एक बार ट्राई कर रहा हूँ, ऐसी ट्राई कर रहा हूँ, ये चीजें अपने आप सोचने चाहिए ना। मैंने एल्कोहल लगा दिया जगह पे, ये CH3, ये CH, ये वाला CH2, ये वाला CH3। अगर इसको स्ट्रांगली मैंने ऑक्सीडाइज किया K-4K2Cr2O7 से, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में, है। 2 डिग्री वर्ड बहुत काम का है, एल्कोहल समझ में नहीं आता, 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट होगा तो अपने पास में बन जाएगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में आ जाएगा CH3। अब काम की बात इसकी रिएक्शन अपन लोगों ने कर देनी नहीं है। हाइड्रोफॉर्म दे सकता है कि नहीं ये बताओगी, हाइड्रोफॉर्म किसकी प्रेजेंस में होगा, क्या आएगा, कितने चाहिए, क्या चाहिए वो बताओ, कंपाउंड बोलो यहाँ पे 3I2, एक सेकंड, 3I2 NaOH की प्रेजेंस में, तो उसमें क्या निकलता है CH3 और प्लस में क्या निकलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में ONA, आगे H2 भी निकलता है इसके साथ साथ, ठीक है। अपने पास में हाइड्रोफॉर्म दे रहा, बिल्कुल दे रहा, और अगर इस कंपाउंड का अपन लोग CH3 MgBr से रिएक्शन करवा दें तो इस C नाम कंपाउंड देगा। एक बार चेक करना रिएक्शन तुम करवा सकते हो कि नहीं, सिंपल है भाई। सीधी बात डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर आएगा नेगेटिव, C पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे उल्टा आता है हमेशा, CH3 पे कैसा आएगा नेगेटिव और MgBr पे कैसा आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो अगर CH3 प्लस से कनेक्ट हो जाए, MgBr ऊपर कनेक्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, C के पास में आ जाएगा CH3 और ऊपर आ जाएगा OMgBr और नीचे इधर आ जाएगा CH3, और दुनिया कभी नहीं रुकेगी यहाँ पे। वो क्या करवा देगी इसको, हाइड्रोलाइज, और जैसे ही करवाएंगे इसको हाइड्रोलाइज, हमें समझ में आता है कि MgBr हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा OH, CH2 के नीचे आ जाएगा CH3, यहाँ पर भी CH3 जगह पर क्या लग जाएगा OH। तो तुक्का मारने वाली बात नहीं, कर आ जाएगा, हौले धीरे करके ने कोशिश करते कराते बात डेफिनेटली बनना शुरू होगी, एकदम से तो नहीं, पर हाँ टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। डे 1 है, तुम ज्यादा उम्मीदें मत रखा करो, तुम बस ये समझो कि होते हैं पेपर, है ना, कर सकते हैं। दादा अगला बता। अच्छा इसमें और पार्ट और है, चलो और पे आ जाते हैं। और में फिनॉल, सबसे पहला है फिनॉल। फिनॉल यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मुझे फॉर्मूला बताओ, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा नहीं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पर ऑर्थो यानी ये थोड़ी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड OH। और लिख लो, आगे क्यों लिख लो, ऐसे थोड़ी करते हैं, पहले कुछ बनाओ, कुछ तो बनाओ। मीथेनॉल यानी कि CH3 ना C डबल बॉन्ड OH, इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल, यानी ये मिथेनॉल होगा इथेनॉल में, यानी CH3 CH2OH। तो पता है एक कार्बन बनाने का तरीका, कैसी मत बोल देना इस बार, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है कि हम लोगों ने शायद मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट किया है, ये तो छपी हुई है दिमाग में किया है। उसके बाद में अगला तीसरा है फिनाइल, फिनॉल है ये, और फिनॉल किस में कन्वर्ट करना अपन लोगों को, फिनाइल एथेनॉइड। ये क्या चीज, शायद ईथर है। तो अगर फिनाइल एथेनॉइड को ध्यान से दिखा लो तो कुछ इस तरह से, बेंजीन की रिंग के ऊपर OCH2 CH3, शायद ये तो आसान ही है, इसको तुम यहाँ से लेके जा सकते हो। अपने पास में बेस्ट मेथड है बनाने का ईथर्स, कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस, सीधे से निकल के आ जाएगा आंसर कुछ जुगाड़ करके। इसमें सबसे आसान सवाल कौन सा है, तो सेकंड करेंगे, चलो
बताएं सेकंड में ये बताएं कि पहले किससे रिएक्शन करवानी है, CH3 MgBr से, और जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करवाएंगे, तुम पानी वानी पी लो पहले है, सब बंद होगा, सब सो के पहुंचे, उसके बाद बढ़ते हैं। बहुत देर हो गई, हिला डोली बंदी नहीं हो रही है क्या? और सामने आप दुबक क्या करेंगे हम? क्या चीज? फोन? ये लो, हाँ भाई, यहाँ पे जब इसको बढ़ाएंगे CH3 कार्बन से कनेक्ट होगा और MgBr O के साथ, तो बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे लग जाएगा OMgBr, और इसको हम क्या कर देना फिर हाइड्रोलाइज करवाते अपने पास में CH3 CH2 और क्या निकल के आ जाएगा इथेनॉल। डन, छोड़ो, इसे मिटा दिया मैंने, आसान काम था, पहले निकाल दिया। बाकी दोनों बताएं, इसका बताओ, चलो विलियमसन याद हो तो बताओ, विलियमसन किसकी प्रेजेंस में होता है? क्या लगता है? ड्राई ईथर की। ये शायद वही बात है, ईथर को बनाने के लिए ईथर का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? को हेलोजन चाहिए कि सीधे रिएक्शन हो जाती है? किसकी किससे बढ़ाते हैं रिएक्शन? एल्कोक्साइड है, सोडियम लगता है कि नहीं लगता, ये पूछ रहा हूँ। ONA लगता है, मतलब शायद कुछ ऐसे, मतलब अपने पास में अगर ONA है और मैंने उसकी रिएक्शन किससे करवा दी फिर? कौन सी, मतलब 1 डिग्री कौन होना चाहिए, या फिर एल्कोक्साइड? कंडीशन है उसमें, यही बात कह रहा हूँ कि तुम्हें ये याद नहीं है कि एल्कोक्साइड है, 1 डिग्री कौन है, ये कौन है, उसे बैठ के याद करो कि साहब जैसे ही आया मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप तुम पूरी केमिस्ट्री छांट जोड़ी पे दोगे, मैं तुम्हें कहता हूँ कि साहब ये जो रिएक्शन है ईथर में आती है, ये ईथर के अंदर, तो आज जाके ईथर ही पढ़े बस ऐसे करके। ये जो फिनाइल वाली है, ये फिनाइल फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में है, बस फिनॉल पढ़ना है इस तरह से। ये अल्डेहाइड है, बस अल्डेहाइड को जाके पढ़े, तब जाके समझ में आएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, तुम्हें नहीं। तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मुझे आ गया, अब तो कर ले, काम हो गया, अब क्यों देखूं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। कर लिया तो वो हो तो गई थी, अब दोबारा क्यों देखना, इसलिए नहीं करना। इस तुम बता सकते हो भी क्या होगा कि यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन लोग, RX 1 डिग्री किसकी कंडीशन है? पर्सनली किसी कंडीशन है 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री होनी चाहिए और इसका कुछ भी चलेगा। अगर 2 डिग्री 3 हो गया तो क्या कन्वर्ट हो जाता है ये एल्कीन में। अगर ये 2 डिग्री और मोस्ट इंपोर्टेंट 3 डिग्री में चला जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ईथर। ईथर नहीं बनेगा उस टाइम पे। अच्छा, फिर बनाते कैसे अपन लोग? हम जानते हैं कि हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और हमेशा ड्राई ईथर बेंस में होती रिएक्शन कुछ ऐसे करके ROR' और प्लस में निकल जाएगा NaX, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। तो बात ये कि हमें ये जब जोड़ना है तो मुझे यहाँ पे तो जुगाड़ कर लेना है CH3 CH2 Cl का, पर यहाँ पे OH नहीं चलेगा। H की जगह हटा के पहले क्या लगाना चाहिए? Na कैसे लगाएंगे? कोई सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन पड़ी हो, डास प्रोसेस 630 केल्विन 300 ATM, ONA लगाते हैं उसके ऊपर। तुमने पहले वही ट्राई किया, 630 केल्विन 300 ATM और NaOH भी लिख दिया, ये भूल जाता था मैं। हमारे पास में ये निकल के आ गया ONA, और फिर किससे करवा दिया इसको? CH3 CH2 Cl से, और ऑटोमेटिकली Cl Na के साथ में बढ़ेगा, बाहर निकलेगा और बेंजीन की रिंग के ऊपर रह जाएगा CH2 CH3, खत्म। तो निकल आएगा। अब बात है मुझे ये लिखना नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कहना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ऊपर नहीं बैठाना चाहिए था। ये देखें, ये इस चैप्टर में तुम पूरी ऑर्गेनिक थोड़ी छांटोगे, ये वाला इस चैप्टर में, ये वाला इस चैप्टर में। तो इन सवालों को जैसे ही देखो, इन तीनों टॉपिकों को ध्यान से देख लेना कि क्या बात खत्म हो जाएगी। तो इसकी एडवाइस दे रहे हैं फिनॉल की। हमारे पास में फिनॉल है OH,
इसके पास में अल्फा हाइड्रोक्सी में ओ हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड OH है ये। हाँ अब बताएं, OH तो सेफ रखना ही है। क्या चीज और तू पैसा पैरा लगा दिया, ठीक 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 ठीक। मैं तुम्हें एडवाइस दूं, फ्रैडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उससे इसमें यहाँ पे एक कंपाउंड हो सकता है, उसका नाम बताओ, CH3, और फिर CH3 को तुम्हें क्या करवा देना है, PCC से। क्या वो PCC से कन्वर्ट हो सकती है एल्डिहाइड में? PCC किस में इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल के साथ में कि एल्केन्स के साथ में, कि ध्यान है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमने यहाँ पे CH3 का जुगाड़ कर दिया, चलो कुछ भी कर लिया होगा, कोई ना कोई बुद्धि लगाई होगी, चाहे फ्रैडल चाहे कुछ भी। अब बात है कि क्या मुझे इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना आता है? जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजेंट होता, KMnO4 होता, तो वैसे किस में कन्वर्ट करता? एक मिनट, इसे करता कि CH2OH को करता? ये कह रहा हूं कि वो जो KMnO4 लगाते हैं वो इसके साथ में लग जाता है कि एल्कोहल बनाना पड़ेगा, पहले इसको पहले बनाना पड़ेगा एल्कोहल और तब जाके KMnO4 कराना पड़ेगा। तो वैसे करके जो PCC है वो सीधे सीधे इस पे लग जाएगी कि एल्कोहल बनाना पड़ेगा, एल्कोहल बनेगा, उसके बाद PCC लगेगी और PCC लग के उसको अल्डिहाइड में लेके चली जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर मान लो हमने कैसे करके जुगाड़ करा, तो यहाँ पे CH3 को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे? हमें एल्कोहल आता है कि नहीं? क्रोमिक एसिड और बढ़िया है, डायरेक्ट है सीधे सीधे। उसका रिएक्शन का नाम क्या है उसका? इटार्ड और डायमंड और हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ज्यादा बेहतरीन है, उससे सीधे सीधे आंसर है। ठीक है, तो काम की बात, इसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? अल्डिहाइड एल्कोहल दोनों, अल्डिहाइड और एल्कोहल वाले टॉपिक। तो कहीं ना कहीं हम जब एक बार पेपर स्टार्ट कर रहे होंगे तो बहुत सी लगातार रिपीट होते रहेंगे, तो 24 पे रोक सकते हो। और कल मैं पूरा प्रयास करता हूँ, प्रयास ही कर सकता हूँ, कोशिश करेंगे कि निकल जाए, लेकिन घर से 24 फिनिश करके आए, अपने आप प्रॉपर किसी कॉपी में लिखकर, उससे आगे मत करना, उससे आगे मेरे लगभग 4 से 5 पेपर मेरे हैं, ये घर से करें, बाकी कल करते हैं इसको, ठीक है।